हाँ भाई, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। और आज जो अपन करने वाले हैं चैप्टर, जो लाइट जो चैप्टर है हमारा, उसका लास्ट सेशन होने वाला है। देखो, हमने इस चैप्टर में प्रकाश पढ़ा। मैं एक बार और दोबारा रिवाइज करा दूं। हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं, हमने सबसे पहले प्रकाश पढ़ा। प्रकाश क्या है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, प्रकाश के गुण क्या हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। परावर्तन में परावर्तन के नियम पढ़े थे, ठीक है। फिर इसमें हमने पढ़े थे दर्पण यानी कि मिरर। फिर हमने पढ़ा था अपवर्तन। अपवर्तन के अंतर्गत हमने पढ़े थे लेंस। फिर लेंस के अंतर्गत उसका फिर हमने अपवर्तनांक। फिर लेंस पर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। और लास्ट में लेंस की क्षमता और आवर्धन क्षमता, ये सारे अपन कवर कर चुके थे, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो हमारे इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं, पार्ट के अंतर्गत हो या फिर चैप्टर 10 है, ठीक है। तो आज क्या है, अपन न्यूमेरिकल कर लेंगे इसी में, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वो कर लेंगे। इससे पहले मैं कहूँगा आपको, देखो, जो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। टेलीग्राम किसके नाम से है, ये भी LSP के नाम से है, यानी लोहागढ़ स्टडी पॉइंट। फेसबुक पेज भी LSP के नाम से है, ठीक है। और बाकी अगर कोई समस्या है आपको किसी क्वेश्चन से संबंधित या किसी सवाल से संबंधित या किसी टॉपिक से संबंधित, तो आप वीडियो के नीचे आप कमेंट करें कि सर हमें ये चीज़ यहाँ से समझ में नहीं आई है, ये चीज़ यहाँ से समझ में नहीं आई, ठीक है। तो हम अपना चालू करते हैं आज क्वेश्चन। पहले तो हम जो चैप्टर के अंतर्गत जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको करेंगे, उसके बाद जो चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको करेंगे, यानी कि एक भी क्वेश्चन में छोड़ने नहीं वाला, ठीक है। आपको मैंने लगभग 7 लेक्चर हो चुके हैं, ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसको भी ये क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे भाई जब आप पुरानी वीडियोस देख लेंगे। अब आपको ये पता नहीं कि हमें चिन्ह कहाँ पे लगाना है, जैसे कि अवतल दर्पण के बिंब का चिन्ह कहाँ लगाना है, प्रतिबिंब का कहाँ लगाना है, लेंस के कहाँ पे लगाने हैं। तो इससे है कि आप पहले बाकी के जो सेशन है वो ज़रूर देखें ताकि आपका चैप्टर क्लियर हो सके। ज़्यादा लंबी वीडियो है नहीं, लगभग कोई 30 मिनट की है, कोई 35 मिनट की है, 40 यानी एक घंटे की है। तो अगर अपन 4-5 घंटे की बात करें, यानी लास्ट 5 घंटे में ये चैप्टर आपका मस्त तरीक़ा से कवर हो जाएगा। और आप ज़रूर एक बार देखें और सभी अपने दोस्तों, क्लासमेट्स हों, उनके लिए शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो अपन टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो हम करने वाले आज क्वेश्चन, और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, और जिसने भी इससे पहले कोई भी सेशन नहीं देखा है तो एक बार ये ज़रूर देख लें, क्योंकि मैं इसमें पूरा चैप्टर रिवाइज भी करा दूंगा एक बार, ठीक है। तो आप अपनी बुक साथ में लेके बैठें, मैं भी बुक लेकर आऊँ अपने फ़ोन में। तो देखो, पेज संख्या निकालेंगे आप 188। क्वेश्चन है कुछ जो पाठ के अंतर्गत हैं, लेसन में हैं। तो आप पेज संख्या लिखेंगे, सबसे पहले वो निकालेंगे आप 100 कितना है 185। इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं आपने, एक एक क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। मैं परिभाषा नहीं बता रहा, विद इमेज बता रहा हूँ। देखो, हमसे कह रहा है अवतल दर्पण की, तो ये क्या हो गया हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और यहाँ पे होता है हमारा वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये क्या होती है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इससे अगर अपनी कोई किरण आ रही है अवतल दर्पण पर, यानी अनंत से कोई किरण आ रही हैं, तो वो जिस बिंदु पर मिलेंगी या जिस बिंदु पर काटती हैं उसको क्या कहते हैं अपन, फोकस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ पे होता है, C और O के बीच में, O नहीं सॉरी P के बीच में, पोल के बीच में, ठीक है, यहाँ पे होता है। अगर हम परिभाषा की बात करें, अवतल दर्पण की परिभाषा अगर फोकस की लिखें तो हम लिख सकते हैं कि अनंत से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर इकट्ठा होती हैं या जिस बिंदु पर काटती हैं उसको अपन कहेंगे मुख्य फोकस। और ये जो दूरी है
पी और एफ की जो दूरी है इसको कहेंगे अपन फोकस दूरी। समझ में आ गया? ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर अपन सेकंड देखते हैं। देखो, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप एक बार दोबारा उसको देख लें, क्योंकि मैंने ये चीज़ कम से कम इस लेसन के अंदर 4-5 बार करा चुका हूँ। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो पॉज करके वापस करके देख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या है 20। यानी कि कोई गोलीय दर्पण है। अब गोलीय दर्पण कैसा हो सकता है? या तो फिर कॉनकेव हो सकता है या फिर कॉन्वेक्स हो सकता है। तो वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर है या मीटर है? सेंटीमीटर। देखो, ये क्या था हमारा? किसी भी लेंस हो चाहे दर्पण हो, जो वक्रता त्रिज्या होगी हमारी फोकस की दुगनी होती है। मैं लिख लेता हूँ, चलो। हमसे पूछा है इसमें, यानी जो वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है। देखो इमेज में, देखो ये इमेज मैंने अभी कराया है। देखो यहाँ से हमारी अनंत से किरणें आ रही हैं और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिल रही है उसको फोकस कहते हैं, और P और F के बीच की दूरी है उसे फोकस दूरी कहते हैं। और P और C के बीच में जो दूरी है, यानी कि ये जो है अवतल दर्पण जिस गोले का भाग होता है वही उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब देखो ये गोला है, ठीक है। तो इसकी ये जो त्रिज्या है इस फोकस दूरी से दुगनी है। अगर मैं कहूँ किसी की फोकस दूरी 20 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 40, नहीं सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या 40, यानी इसकी दुगनी होती है। अब यहाँ पे हमको दे रखा है वक्रता त्रिज्या, तो फोकस दूरी क्या होगी? इसकी आधी होगी। फोकस दूरी इसकी आधी होती है, तो कितनी हो गई हमारी? 10 सेंटीमीटर। कंप्लीट है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस दर्पण का नाम बताओ जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। बिंब का सीधा बना रहा है और आवर्धित बना रहा है। मैं यहाँ पे एक इमेज बना रहा हूँ, देखो एक बार पुनः मैं रिवाइज कराऊँ सारा कुछ। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था, दर्पण की बात कर रहा है ना, दर्पण की बात कर रहा है। देखो सबसे पहले मैंने पढ़े थे दर्पण। इसमें जो हम इमेज फॉर्मेशन किए थे, यानी कि हमने जो इमेज बनाए थे वो वास्तविक थे और कैसे थे? उल्टे थे। हर बार मैंने एक चीज़ बताई है कि इसमें एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पे वास्तविक और उल्टे इमेज नहीं बनते, उसमें सीधे और बहुत बड़े इमेज बनते हैं, बहुत बड़े इमेज बनते हैं। ये स्थिति कौन सी थी? ये स्थिति थी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट F और P के बीच होगा, यानी कि जब इमेज जो हमारा बिंब है, ऑब्जेक्ट है F और P के बीच हो, P के बीच हो, तब इमेज कैसा बनता था हमारा? सीधा और बहुत बड़ा बनता था। देखो एक बार मैं इसको बता दूं कि कैसे। हम बना रहे हैं अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये C और ये F। देखो जब हम अनंत से किरणें ला रहे थे तो F पे इमेज बन रहा था बहुत छोटा, फिर यानी कि ऐसे ऐसे आते गया। जब अपन ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेके आएंगे तब जो इमेज बनेगा, देखो यानी कि ये तो ये फोकस से होती हुई जाएगी, यानी कि ऐसे, ठीक है। तो बहुत बड़ा इमेज इधर बनता है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती थी, जैसे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर अपन लगे तो इमेज यहाँ पे बनता था बहुत बड़ा और सीधा, ठीक है। तो वो कौन सी स्थिति होगी कि जब वस्तु हमारी P और F के बीच होगी तो अवतल दर्पण पर जो इमेज बनेगा सीधा और बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में क्यों लगाते हैं? इम्पोर्टेंट चीज़। देखो अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो हमने दो तरह के पढ़े थे वाहनों में, एक तो लगाते थे हम आगे और एक लगाते थे पीछे। एक तो अग्रदीप यानी कि, और एक है पश्चदीप यानी कि ये होते थे हमारे आगे वाली लाइट जो होती है और ये पीछे वाली लाइट। अब देखो हमसे पूछा है कि पीछे वाली जो लाइट है उसमें हम उत्तल दर्पण क्यों लगाते हैं। अब देखो उत्तल दर्पण से जो इमेज बनते हैं वो सीधे बनते हैं। उत्तल दर्पण से इमेज कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण से जो इमेज बनेंगे ठीक है, चलो उत्तल दर्पण से जो इमेज बनते हैं कैसे बनते थे, सीधे बनते थे। और हमें सीधे ही तो इमेज देखने, जैसे कि अपन वाहन के पीछे कोई इमेज वो लगा दिया हमने, है ना, तो वाहन के पीछे के बड़ा एरिया देखने के लिए हमें उत्तल दर्पण लगाना पड़ता है। क्योंकि जैसे कि ये कोई हमारा वाहन है, अब वाहन से पीछे जैसे कि ट्रक आ रहा है तो उसका सीधा इमेज बनेगा, तभी अपन पहचान पाएंगे कि कौन सा वाहन आ रहा है। या फिर और इससे यह है कि जो ये उत्तल दर्पण होता है ये ज़्यादा एरिया कवर करता है, इसीलिए हम वाहनों के लिए उत्तल दर्पण पीछे के इमेज मिरर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये था पेज संख्या 185, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, यह है पेज संख्या 188 188। किताब खोल लो अपनी, इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, वो देखो ये सवाल तुम्हें तभी समझ में आएंगे, हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि समझ में आए, और ये बाकी के तभी समझ में आएंगे जब अपन पहले लेसन देखे होंगे, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है, अच्छा मैं पेज संख्या लिख लेता हूँ, पेज संख्या है 188। क्वेश्चन क्या है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। ज़्यादा कुछ लोड लेना नहीं है, वक्रता त्रिज्या कितनी है 32, तो फोकस दूरी पूछा है, फोकस दूरी पूछा है, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो ये कितनी हो गई 16 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है। ये हो गया आपका पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन नंबर इसी पेज पे है, सेकंड वाला, देखो कोई अवतल दर्पण है। देखो इन सवाल करने से पहले आप, अगर आपको अवतल दर्पण दे रखा है अवतल दर्पण बनाओ, उत्तल दर्पण दे रखा है उत्तल दर्पण बनाओ, ठीक है। अब दे रखा है आपको कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, मैंने बना लिया कोई अवतल दर्पण, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब बोल रहा है कि अवतल दर्पण के सामने यानी कि इधर कोई इमेज 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब का 3 गुना आवर्धित या फिर बड़ा वास्तविक इमेज बनता है। देखो ये हो गया हमारा PFC। अब देखो सवाल क्या कह रहा है कि कोई भी अवतल दर्पण है और बिंब की दे रखी दूरी आपको 10 सेंटीमीटर है, तो आपको लिख लेनी है जो भी सवाल में दे रखा है बिंब की दूरी कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। देखो मैंने एक चिन्ह परिपाटी पढ़ाई थी आपको, चिन्ह परिपाटी कि कैसे चिन्ह लगाते हैं। जैसे ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको अपन एक्स अक्ष मानते थे, और ये मैंने मान लिया वाई एक्सिस, ठीक है। जब अपन दूरी की बात करेंगे तो अपन इस साइड में माइनस लेंगे, और जब अपन दूरी की इधर बात करेंगे यानी कि प्रतिबिंब की या फिर किसी भी चीज़ की, तो इधर अपन पॉजिटिव लेते हैं। अपन बात करेंगे ऊंचाई की, तो ऊंचाई इधर बाई की ऊंचाई इधर प्लस होती है, तो इधर लेते हैं अपन पॉजिटिव और इधर लेते हैं अपन नेगेटिव। ये चीज़ अगर आपको याद है तो ये सवाल करने में आपको समस्या नहीं आएगी, ठीक है। देखो अब कह रहा है कि बिंब की दूरी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि बिंब का मतलब है ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा है। अब हम पता है कि जब अपन इमेज प्राप्त करना चाह रहे हैं तो इधर ऑब्जेक्ट रखना है,
और इधर की जो दूरी है वो कैसे लेनी है, हमने माइनस लेनी है, ठीक है। तो इसकी जो दूरी होगी वो क्या होगी, माइनस में होगी। एक चीज़ क्या याद रखी है आपने सवाल में कि बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब इसमें आवर्धन दे रखा है, आवर्धन का सूत्र मैं बताया था m बराबर एच डैश, एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की हाइट अपॉन h यानी बिंब की हाइट, बराबर क्या होता है v अपॉन यू, वो भी कौन सा होता है, क्योंकि नेगेटिव में होता है u, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो आवर्धन क्षमता है वो प्रतिबिंब की 3 गुना है, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता कितनी है 3, तो अपने 3 लिख लेनी है, ठीक है। अब हम इसमें रख देंगे v अपॉन यू का मान। अब u का मान हमको दे रखा है, तो v अपॉन यू की वैल्यू कितनी है 10, वो भी किस में, नेगेटिव में। देखो हमें नेगेटिव चिन्ह लगाना है, उसमें देने रखा है, कैसे लगाना है, हमसे कहा है कि अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु है यानी ऑब्जेक्ट है, तो इधर जो ऑब्जेक्ट आते हैं तो अपन माइनस का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। आगे निकालो, चलो इधर आ जाओ, ठीक है। तो v की जो वैल्यू हो गई ये हो गई -30। अब इसमें माइनस क्या डिनोट कर रहा है, देखो माइनस का मतलब है, देखो अरे ये फॉर्मूला में माइनस है, ठीक है, और एक यहाँ पे भी माइनस आएगा, मैं इसको यहाँ से दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है। देखो 2 माइनस आने हैं ना यहाँ पे, चलो इधर लिख लेता हूँ मैं ये मिटा के। और आवर्धन, देखो जब हमने आवर्धन पढ़ा था, आवर्धन जब पढ़े थे हम, तो 2 चीज़ पढ़े थे कि जब इमेज वास्तविक बनते हैं, जब इमेज वास्तविक बन रहे हैं तो आवर्धन कैसी रहती थी, नेगेटिव, और जब इमेज आभासी बनेंगे तो आवर्धन बनता था पॉजिटिव। अब यहाँ पे भी देखो आवर्धन जो है m वो दे रखा है वास्तविक में, ठीक है, तो यहाँ आवर्धन भी किस में आएगा, नेगेटिव में। तो इसको अपन ऐसे कर लेंगे m अपॉन b माइनस यू, ये भी माइनस में, यानी ये तो फॉर्मूला का माइनस, और यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि अपन इमेज इधर बना रहे हैं, ठीक है। देखो माइनस m कितना है 3, v का वैल्यू कितना है नहीं पता, माइनस और u की वैल्यू माइनस के 10, ठीक है। ये माइनस माइनस तो आपस में कट जाएंगे, तो -3 इज इक्वल टू v अपॉन 10, और v की जो वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें जो ये माइनस है ये क्या डिनोट कर रहा है, इसमें जो माइनस है ये डिनोट कर रहा है कि जो हमारा इमेज है इधर की साइड में बनेगा, क्योंकि माइनस का मतलब है इधर की साइड में। तो हमारा जो इमेज बनना है वो कहाँ पे बनना है, अवतल दर्पण के सामने, और दे रखा है कि 3 गुना बड़ा है तो बड़ा तो बनेगा ही, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक कंप्लीट है। देखो एक एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है, टेंशन कोई लेगा नहीं, पर नहीं एक एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में मैं छोड़ने वाला हूँ ताकि आप भी कुछ करें। अगर आपको ये सवाल निकालने हैं तो 2 चीज़ याद रखो, पहले तो कि एक तो चिन्ह परिपाटी पढ़ने नहीं है आपको, चिन्ह परिपाटी की कब इमेज कहाँ पे बन रहा है उसके लिए प्लस आएगा कि माइनस आएगा, हाइट के लिए प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो ये आपको दोबारा देख लेनी है वो वीडियो, ठीक है, या फिर बुक से एक बार देख लेनी है। चिन्ह परिपाटी आपने पढ़ लेनी है। अब क्वेश्चन आप पेज संख्या है आपका 194, इस पे कुछ क्वेश्चन है, पेज नंबर 194। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। आओ चलो अपन बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन की। हमारा अपवर्तन क्या था कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह या तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी या फिर अभिलंब से दूर चली जाएगी। नेक्स्ट बात, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा कोई माध्यम है, जैसे कि
किस कौन कौन सा माध्यम दे रखा है, वायु से जल में, ठीक है। चलो मैं ये जल मान लेता हूँ, चलो ये इसमें जल है और यहाँ तक जल है, ठीक है। इसमें भरा है पानी, ये माध्यम होगा हमारा फर्स्ट माध्यम फर्स्ट, और ये हो गया हमारा माध्यम सेकंड। और आपको पता होना चाहिए कि जब अपन अपवर्तन की बात कर रहे होते हैं तो दो माध्यम यूज में लेते हैं। अब हमसे कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण वायु से, क्योंकि माध्यम फर्स्ट क्या है, वायु है, और माध्यम सेकंड क्या है, पानी है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण, मानो कि ये प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, ठीक है, ये हमारा अवलंब होता है। तो जब प्रकाश की किरण, दो कंडीशन मैंने बताई थी, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी। और इसकी एक उल्टी है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो प्रकाश की किरण उससे अभिलंब से दूर हट जाएगी। यही हमसे पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि जब प्रकाश की किरण वायु से पानी में आ रही है तो क्या होगा। नॉर्मली तो ये जानी चाहिए ऐसे, लेकिन माध्यम के कारण ये किरण अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, पेज संख्या कौन सा था, 194। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वायु से कांच की प्लेट में प्रवेश कर रहा है, ठीक है। यानी कि वायु कैसा हो गया हमारा, विरल माध्यम, और विरल माध्यम से ये कहाँ पे आ रहा है, सघन माध्यम, यानी कि कांच। और कांच का अपवर्तनांक दे रखा है आपको, अपवर्तनांक कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1.50, ठीक है। आगे आपसे कहा है कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। अब हमें क्या निकालना है, कांच में प्रकाश की चाल, ये हमें निकालनी है। और हमें पता है कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, वायु में या फिर निर्वात में, वायु में या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब देखो मैंने जब अपवर्तनांक पढ़ाया था तो अपवर्तनांक का एक फॉर्मूला बताया था, जिससे कि ये मैंने लिख लिया n/1, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे की चाल। तो अपवर्तनांक में मैंने लिया था कि वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है। और दूसरा लिया था मैंने किसी भी माध्यम में, जैसे कांच हुआ, केरोसिन हुआ, या जो भी माध्यम है दूसरा, उसमें प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे दूसरा माध्यम कौन सा दे रखा है, कांच। तो कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। या फिर अपन 2:1 क्यों लिखते हैं, यानी कि पहला माध्यम ऊपर आता है, मैंने बताया था, और दूसरा माध्यम नीचे आता है, ठीक है। और अपवर्तनांक की हम बात करते हैं तो जो पहला माध्यम आता है वो वायु आता है, ठीक है। क्वेश्चन में हमको दे रखा है n2 जो 1 है, जो अपवर्तनांक है वो दे रखा है 1.50, ठीक है। आगे दे रखा है कि वायु में प्रकाश की चाल, क्वेश्चन में भी दे रखा है, लेकिन याद भी रखना है आपको। तो ये कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन कांच में प्रकाश की चाल, ये हमें ज्ञात करनी है। मैं इसको मान लेता हूँ V1 और इसको मान लेता हूँ V2, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने V2, ठीक है। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि इसके नीचे एक मान लेते हैं, ठीक है, क्रॉस गुणा कर देते हैं, तो इसको अपन मान ले जाते हैं V2 = 3 × 10⁸, ठीक है। ये कितना है, 1.5। अब देखो 1.5 से क्या कहते हैं अपन, 1.5 कहते हैं, सीधा सीधा।
तो 1.5 से अपन 3 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा, यानी 1.5 दूनी 3, या फिर अपन भाग देख देख लो अगर तुम्हें ऐसे समस्या आ रही है 1.5 का, ठीक है। या इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगी, और 15 दूनी 30, ऐसे कर लो। तो इसका जो वैल्यू है V2 का वो आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में प्रकाश कांच में चलता है कितना, 2 गुणा 10 की पावर 8। नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भाई? अगर मेरी वीडियो पूरी पढ़ी है तो कोई दिक्कत ना आनी। अब कोई डायरेक्ट यहाँ क्लास में आके बैठो है तो समस्या तो थोड़ी सी आनी पड़ेगी। देखो पेज संख्या कितना चल रहा है हमारा 194। इसका क्वेश्चन है तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3, और पेज है आपका 194। ये क्या कह रहे हैं कि सारणी 10.3। देखो अपनी बुक में एक इंडेक्स दे रखी है ना, बामें सबके अपवर्तनांक दे रखे हैं कि जैसे पानी के, बर्फ़ के, कांच के, और भी जितने माध्यम हैं उनके अपवर्तनांक दे रखे हैं। तो इसमें पूछा है कि हाँ, इसमें किसका पूछा है, सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो यानी कि प्रकाशिक घनत्व का मतलब है अपवर्तनांक। तो सबसे कम किसका होगा, प्रकाशिक घनत्व किसका सबसे कम है, यानी कि अपवर्तनांक ये है हमारा वायु का। इंडेक्स में तुम देख लेना, ठीक है, 1.003 के आसपास। और अधिक किसका है, ये तो कम है, और अधिक किसका होगा, ये है हीरे का, 2.42 के आसपास होता है। तो इंडेक्स में ये सब दे रखे हैं, वो आपने पढ़ लेने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको केरोसिन दे रखा है, तारपीन का तेल दे रखा है, जल दिया हुआ है। तीनों चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं, केरोसिन, तारपीन का तेल, और क्या दे रखा है, पानी, जल दे रखा है। ठीक है, इसमें से कहा गया है कि इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है, सारणी 10.3 के आधार पर बताओ। ठीक है, देखो जिसमें इनका तीनों का अपवर्तनांक दे रखा है, ठीक है, जैसे कि केरोसिन का दे रखा है 1.44, इसका दे रखा है तारपीन का 1.47, और इसका दे रखा है जल का 1.33। अब कह रहा है कि किसमें प्रकाश सबसे अधिक तेज चलेगा। आपको सीधा सीधा याद रखना है कि जिसका अपवर्तनांक कम होगा, यानी कि जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। ये आपको की पॉइंट है, ये याद रख लेनी है। ठीक है, प्रकाश की चाल अधिक होगी। ठीक है, यानी जिसका अपवर्तनांक कम है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। जैसे कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु का अपवर्तनांक कम होता है इसलिए प्रकाश की चाल अधिक होती है। हीरे में प्रकाश की चाल अधिक होती है क्योंकि उसका अपवर्तनांक, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, नहीं, यानी जिसका अपवर्तनांक अधिक कम होगा, जैसे कि वायु का अपवर्तनांक है कम तो प्रकाश की चाल इसमें अधिक होती है। जैसे कि हीरे का अपवर्तनांक होता है अधिक तो प्रकाश की चाल होगी इसमें कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, देखो हीरे का अपवर्तनांक है 2.42, हीरे का कितना दे रखा है 2.42। ये क्या कह रहा है, इस कथन का अभिप्राय क्या है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि हीरे का जो प्रकाशिक घनत्व है, प्रकाशिक घनत्व क्या है, मैं पहले बता चुका हूँ, हीरे का प्रकाशिक घनत्व कैसा है, अधिक है, यानी कि अपवर्तनांक अधिक है। तो प्रकाश की चाल कैसी होगी, प्रकाश की चाल कैसी होगी, कम होगी। ठीक है, रटने वाली कोई चीज़ नहीं, जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल स्लो चलेगी, और जिसमें अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल होगी तेज। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं।
बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला वाला, ठीक है, आराम से देखेंगे और मैं आराम से इसको कराने वाला हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई उत्तल लेंस है। सबसे पहली बात तो यह है क्वेश्चन नंबर, नहीं ये क्वेश्चन यह छोटा सा है कि एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। मैंने बताया था कि जो एक डायप्टर है, यानी अपन जब पावर ऑफ लेंस की बात कर रहे थे वो होता था 1/f, यानी लेंस की क्षमता जो है फोकस दूरी की उल्टी होती है, यानी कि जिसकी फोकस दूरी अधिक होगी उसकी पावर कम होगी और जिसकी फोकस दूरी अधिक होगी उसकी क्षमता कम होगी। सही है बोल रहा हूँ? हाँ ठीक है, यानी कि पावर जो है फोकस दूरी की उल्टी होती है। अब ये हमसे कह रहा है कि एक डायप्टर की परिभाषा लिखो। देखो अगर मैं इसको एफ को, यानी फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी अगर मैं इसको मान लेता हूँ 1 मीटर, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और हमें पता है कि हम इसको किस में नापते हैं, डायप्टर में। तो जब फोकस दूरी 1 मीटर हो जाती है तो पावर जो है यानी क्षमता जो है एक डायप्टर होती है, ठीक है। यानी जब फोकस दूरी अपन 1 मीटर ले लेंगे तो हमारी जो क्षमता है वो कितनी हो जाएगी, एक डायप्टर हो जाएगी, ठीक। वो ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कि किसी उत्तल लेंस, सबसे पहले तो उत्तल लेंस है, ये सबसे पहले है कि उत्तल लेंस है। अब एक चीज मैं कई बार बता चुका हूं, जो उत्तल लेंस होते हैं वो अवतल लेंस की तरह इमेज बनाते हैं, अवतल दर्पण की तरह, सॉरी अवतल दर्पण की तरह इमेज बनाते हैं। पर हमें पता है जो अवतल दर्पण कैसे इमेज बनाते हैं, वास्तविक बनाते हैं और बनाते हैं उल्टे। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो हमें क्या है, उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। हमने रिलेट करके पढ़ा था कि जो उत्तल लेंस होता है वो अवतल दर्पण की तरह इमेज बनाता है। और अवतल दर्पण कैसे इमेज बनाता है, वास्तविक और उल्टे बनाता है, एक कंडीशन को छोड़ के, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आओ कि उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है। देखो कैसे इमेज बना रहा है, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। किसका, सुई का उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बना रहा है, यानी कि 50 सेंटीमीटर दूर इमेज बना रहा है। देखो जैसे कि, तो हमें इमेज की साइज़ तो पता नहीं, बिंब की साइज़ नहीं पता है, ठीक है, बिंब की साइज नहीं पता है, प्रतिबिंब की पता है। प्रतिबिंब की साइज कितनी है, 50 सेंटीमीटर। अब कह रहा हो कि यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिसका वो है, तो बिंब की साइज भी 50 सेंटीमीटर होगी। यानी कि अपन कह सकते हैं कि एच डैश जो है, यानी प्रतिबिंब का जो साइज है एच के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो, फिर कह रहा है लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है हमने, है ना। अब देखो हमें पता है कि जब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है प्लस उल्टा बन रहा है, तो उसकी जो आवर्धन है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। अब हमें पता है एच डैश और एच दोनों बराबर हैं। अब मान लो एच डैश है 1 है, या 50-50 मान लो, बात बराबर है, ठीक है। तो इसकी जो एम है एच डैश अपॉन एच वो आ जाएगी हमारी 1/1 ले लो, 50/50 ले लो, तो कितनी आ जाएगी, 1। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे चिन्ह आएगा नेगेटिव का। क्यों आएगा, क्योंकि जब हमारा वास्तविक इमेज बनता है तो हमारी जो आवर्धन है वो नेगेटिव आती है, ठीक है। आगे बात करें अपन, हमें निकालनी है लेंस की क्षमता। अब देखो यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई, यानी m आ गई हमारा -1, ठीक है। आगे अपन बात करने वाले हैं
अब इसकी हम आवर्धन निकालें। देखो इसका आवर्धन का सूत्र क्या था कि एच डैश अपॉन एच बराबर वी अपॉन यू। वी क्या है, प्रतिबिंब, और ये क्या है, यू। इन दोनों की दूरी है, बिंब की और प्रतिबिंब की। अब देखो m हमने निकाल लिया -1, तो m का सूत्र मैं एक बार फिर से लिखा रहा हूँ, एच डैश अपॉन एच बराबर वी अपॉन यू। एच डैश अपॉन एम की वैल्यू -1, वी की वैल्यू कितनी है 50, और यू की वैल्यू देनी रखी है। ठीक है, तो यू की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 50। सही जा रहा हूँ क्या मैं? ठीक है, यू की वैल्यू आ गई 50। अब हमें क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई उत्तल लेंस है, उसकी सुई इसका वास्तविक और उल्टा बन रहा है, इसलिए आवर्धन क्षमता हो गई माइनस में। ठीक है, उसका बिंब का साइज है 50 सेंटीमीटर, तो दोनों बराबर दे रखे हैं। ठीक है, अब इसमें लगा देंगे अपन लेंस का सूत्र, क्योंकि हमने क्या निकालना है, क्षमता। और क्षमता कब निकाल सकते हैं अपन, पहले लेंस का सूत्र लगाएंगे। तो लेंस सूत्र में कई बार लिखा चुका हूँ लेंस सूत्र से। तो लेंस का सूत्र क्या है, 1/f, चलो ऐसे लिख लेते हैं जाते तुम्हें दर्पण और वो बराबर है, 1/v + 1/u बराबर 1/f। अब देखो u की, v की, f की वैल्यू आपको दे रखी है क्या, इससे निकल आएगा हमारा f का मान। आपको निकालना है, ये होमवर्क है। देखो यहाँ से b की वैल्यू रख लेंगे, यहाँ से u की वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, चलो मैं कराई देता हूँ। 1/v की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 प्लस, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, है ना, नेक्स्ट में कराएंगे। ना लेंस में माइनस आ गया सूत्र में, देखो ये माइनस आता है। ठीक है, हाँ लेंस में, दर्पण में आता है प्लस। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमने लेंस सूत्र लगा दिया, क्योंकि हमने क्षमता निकालनी है, और क्षमता के लिए क्या चाहिए हमें, फोकस दूरी चाहिए, f चाहिए। क्योंकि क्षमता का जो सूत्र है मैं अभी बताया था कि P = 1/f है, तो f चाहिए, तो f अपन अभी निकालने वाले हैं। ठीक है, देखो हम कहाँ पे थे, लेंस सूत्र पे। लेंस सूत्र क्या है, 1/v - 1/u बराबर 1/f। अब v क्या है, प्रतिबिंब का साइज, u क्या है, बिंब का साइज। हमको दे रखा है प्रतिबिंब का साइज 50 दे रखा है, माइनस, अच्छा बिंब का साइज अपन माइनस में लेते हैं क्योंकि इधर मानते हैं इसको, और 1/f। अब देखो यहाँ पे माइनस है, इसको ऊपर ले जाओ, 1/50 प्लस 1/50 बराबर 1/f। इसका एलसीएम लेंगे, 50 आ जाएगा, 1 + 1 बराबर 1/f, 2/50 बराबर 1/f। तो ये कितना आ जाएगा, 25.5, सॉरी 25, ये आ जाएगा 25, यानी 1/25 बराबर 1/f। तो f की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 25 सेंटीमीटर में। ठीक है, यानी f की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, f की वैल्यू। अब मैं दोबारा बता दूँ कि आपको निकालनी है क्षमता, और क्षमता निकालते हैं अपन मीटर में। P बराबर 1/f, यानी फोकस दूरी किस में होनी चाहिए, मीटर में, और ये कैसी है हमारी सेंटीमीटर में। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो F = 25/100, यानी कि 0.25 मीटर। ये क्या आ गई हमारी फोकस दूरी। ठीक है, अब फोकस दूरी की उल्टी होती है क्षमता, इस सूत्र में इसको रख देंगे, तो P = 1/0.25। तो सीधा सीधा, अब देखो पॉइंट हटाना है हमने यहाँ से, दो संख्या हैं, 2 0 बढ़ा लो ऊपर, 100/25 कितना आ गया 4। अच्छा लेंस की क्षमता हम किस में नापते हैं, डायप्टर में, तो
तो हमारी जो लेंस की क्षमता है वो कितनी आ गई, 4 डायप्टर। कुछ नहीं है सवाल में, थोड़ा ऐसा लग रहा है लंबा है, हमें क्या लेंस सूत्र याद रखना है, लेंस सूत्र में मान रख देने हैं, ठीक है। ये इसकी फोकस दूरी निकला है, फिर क्षमता में इसमें रख देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, यानी कि आपका जो बुक के जो क्वेश्चन है, बुक के अंदर जो क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन रह गया है। क्वेश्चन है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात करनी है, अवतल लेंस की। देखो क्या कह रहा है आपसे, क्या ज्ञात करनी है, क्षमता, यानी कि P का मान कितना होता है 1/f। F का मान क्या आपके पास है, देखो दे रखा है 2 मीटर, तो F का मान कितना दे रखा है, 2 मीटर दे रखा है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपने चिन्ह परिपाटी को सही से पढ़ा है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि आप ये वाला टॉपिक दोबारा देख लें ताकि आपको पता चल जाए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 मीटर है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमें कौन सा दे रखा है, अवतल लेंस दे रखा है, ठीक है। अब देखो ये हमारा अवतल लेंस, ऐसे होता है अवतल लेंस, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है। अब देखो इसकी जो फोकस दूरी होती है अवतल लेंस की, वो होती है नेगेटिव। अवतल लेंस की फोकस दूरी, जैसे ये f1 है, ये 2f1 है, ये पर मान लेते हैं f2 और ये मान लेते हैं 2f2, ठीक है। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो होती है नेगेटिव। कितनी होती है, नेगेटिव। क्वेश्चन में हम रख देंगे P = 1/f बराबर 1/, अब f की वैल्यू माइनस में लेनी है ना हमने, क्योंकि नेगेटिव आता है, तो -1/2। अब इसमें भाग दो, चलिए ऐसे ले लो, माइनस को आगे रखो, तो ये आ गया 0.5। और अपन मापते किस में हैं, पावर को डायप्टर में, तो 0.5 डायप्टर, यानी माइनस का चिन्ह जरूर लगाना है। और वो कब से पता चलेगा आपको, ये पता चलेगा चिन्ह परिपाटी से, ठीक है। तो हमें देखो क्वेश्चन आपको जो ज़्यादातर एक तो लेंस सूत्र पे आएंगे, लेंस सूत्र पे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, चिन्ह परिपाटी। अगर आपको चिन्ह परिपाटी याद हो गई कि इसमें प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लेंस सूत्र याद करना है, ठीक है। दूसरी बात, दर्पण सूत्र याद रखना है, दर्पण सूत्र। और ये क्षमता यानी कि P, यानी कि ज़्यादा आपको कुछ रटना नहीं है। लेंस का सूत्र क्या है, 1/b - 1/u बराबर 1/f। इसका क्या है, 1/b + 1/u = 1/f। और ये होती है P = 1/f। ये तीनों सूत्र हैं, पूरा चैप्टर आपको इनके आसपास मिलता है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से कहूँगा कि जिसने भी, अगर आप सीधे न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है अब मैंने यहाँ पर नेगेटिव क्यों लिया है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले वो वीडियो देख लें, ठीक है। तो आज की वीडियो अगर अपन पूरे क्वेश्चन कर ले लगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये न्यूमेरिकल जो हैं सेकंड पार्ट में कर लेंगे, कि एक पार्ट तो हमारा आज कंप्लीट हो गया। एक जो यानी कि जो चैप्टर के अंदर क्वेश्चन थे, चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन थे जो अभ्यास प्रश्नों से अलग थे, वो मैं पूरे करा चुका हूँ, ठीक है। अपन जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें अपन जितने भी क्वेश्चन हैं आपके अभ्यास प्रश्न हैं, ठीक है, चैप्टर के बाद जो हैं वो सारे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। यानी कि ये हमारा 7 या फिर 8 या फिर अपन लास्ट बात करें तो 9 चैप्टर के अंदर कवर हो जाएगा। अब देखो किसी को लग रहा हो कि एक चैप्टर के 9 वीडियो हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। समझो कि मान लो मैंने, अगर अपन 9 की बात करें तो लगभग 4.5 घंटे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 4.5 घंटे। तो 4.5 घंटे में अगर आप एक चैप्टर को कवर कर रहे हो तो कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास पूरा साल है। आप इसको 2 बार 4 बार पढ़ें और ये मेरा गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। जो भी साथी हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं लगातार
और तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनको एक ही सलाह दूंगा कि आपकी 10th की क्लास रेगुलर चल रही है, 11th की रेगुलर चल रही है, 12th की चल रही हैं, तो आप सभी को अपने जितने भी साथी हैं उनके लिए शेयर करो, उन्हें बताओ कि क्लासेस रेगुलर चालू हैं और अपनी तैयारी चालू रखें। छुट्टियां आती हैं जाती हैं, ठीक है, और जो घूमना है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, इससे अच्छा है कि दिन में 2-4 घंटे आप टाइम निकाल के पढ़ाई करें, क्योंकि फिर ऐसा नहीं हो कि आप अगले साल जब कहीं जाने की सोचें और जाने लायक ना रहें। मैं आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा है कि आप जो मैं बता के जा रहा हूँ वो तो कंफर्म याद करना ही करना है। और आज मैंने होमवर्क तो खैर दिया नहीं है, लेकिन आपको जो पढ़ के आना है, एक तो चिन्ह परपाटी पढ़ना है, याद करके आना है, ये तीनों सूत्र आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, उसमें अपन जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सारे कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।